हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1.3 करेंगे, रियल नंबर का, कक्षा 10 का। ठीक है, तो अपन चैप्टर 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको अपन P/Q के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि रूट वाली संख्या, √2, √3, √5, पाई, यानी कि अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको। ये कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं होती है, जो क्या पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं होता है उनका। बहुत सारी संख्याएं होती है, जैसे 1.230230, 230023000 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या है, दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती और आगे तक चलती रहती है। तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो अपन को देखो बच्चों, ये सवाल करने से पहले अपन क्या करेंगे, इसमें एक प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो पहले उस प्रमेय को करेंगे, उसके बाद इस सवाल को करेंगे, क्योंकि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपन को क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो इसके बीच में एक कंसेप्ट आएगा। तो उस कंसेप्ट को क्या है, किसकी सहायता से अपन समझ सकते हैं? इस प्रमेय की सहायता से समझ सकते हैं, जो मैंने राइट साइड में लिख रखी है। तो पहले अपन इस प्रमेय को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो इस प्रमेय को समझेंगे। देखो प्रमेय क्या कह रही है, इसका स्टेटमेंट पढ़ो। प्रमेय क्या बोल रही है कि माना कि ए एक अभाज्य संख्या है। ए कौन सी अभाज्य संख्या है? यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि P अपन को कोई एक अभाज्य संख्या दे रखी है और यदि वो अभाज्य संख्या ए स्क्वायर यानी किसी भी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वो अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जहाँ ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर। और जबकि P क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो अपन इसको देखते हैं, पहले इस प्रमेय को करेंगे। इस प्रमेय से क्या है, अपना ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। फिर इस प्रमेय का कुछ कंसेप्ट है जो इसमें यूज़ हुआ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले इस प्रमेय को हल करना सीखेंगे। तो चलो इस प्रमेय को हल करते हैं। तो देखो अपन सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसमें, अपन इसमें देखेंगे कि माना ए एक पूर्णांक है। ए एक पूर्णांक है, कौन सा? धनात्मक पूर्णांक है। तथा ए के अभाज्य गुणनखंड निम्न रूप में है। ए के अभाज्य गुणनखंड, यदि ए को अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये कोई पूर्णांक है तो भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्याओं को अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं आसानी से। तो अपन ने मान लिया, तो ए बराबर P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। इसको अपन ने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। या ये अपना पूर्णांक है, तो भाज्य संख्या हो सकती है। तो भाज्य संख्या को अपन ने अभाज्य संख्या गुणनखंड में P1 P2 P3 एंड सो ऑन क्या है, यहाँ अपन लिख देंगे कि जहाँ P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn क्या है, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका अपन क्या करेंगे, वर्ग लेंगे, क्योंकि अपन ने सबसे पहले दे रखी है ना कि ए स्क्वायर को विभाजित करेगी। तो पहले इसको वर्ग कर, तो इस संख्या का वर्ग कर देंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn इंटू P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है भाई, ये दोनों गुणा करके अपन ने ऐसे लिख दिया। ये तो ए की वैल्यू होगी, अगर इसको अपन तोड़ेंगे ए इंटू ए में, तो ये ए की वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू होगी।
और इनको लिख दिया तो ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब अपन आगे क्या करेंगे, अब अपना लिखेंगे। देखो इसमें हिंदी का काम ज़्यादा है बच्चों। तो चूँकि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, भाई पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए स्क्वायर का कोई गुणनखंड होगा। तो पी ए स्क्वायर का कोई गुणनखंड होगा। ठीक है भाई, पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए स्क्वायर का कोई गुणनखंड ही तो होगा। नहीं समझे बात? जैसे मान ले कोई संख्या 6 है। अब 6 अगर 6 को कोई कोई प्राइम नंबर मान लो 2 है, सबसे छोटी संख्या, वो अगर विभाजित कर रही है तो 6 का गुणनखंड ही तो है 2, क्योंकि 6 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो इसी प्रकार यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए स्क्वायर का कोई गुणनखंड होगा। अतः P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn में से कोई एक होगा। ठीक है बात भाई? पी ये अपने पास एक गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। तो P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn में से कोई एक ही होगा, तभी ये ए को विभाजित कर रहा है, क्योंकि एक ही गुणनखंड ये रही है। ठीक है, अब इतना अपन ने लिख लिया। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, जब P1 P2 एंड सो ऑन Pn में से कोई एक है और P यदि ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, तो अपन लिखेंगे चूँकि P ए को भी विभाजित कर रहा है, P ए को भी विभाजित कर रहा है भाई। इसके बाद अपन ने ये लिख दिया कि यदि P के अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 एंड सो ऑन है, तो P है कोई जो अभाज्य संख्या वो P1 P2 P3 में से कोई एक होगी। आप कोई भी संख्या को लेके देख लो, उसके यदि गुणनखंड हो रहे हैं और उस गुणनखंड में से जो भी संख्या है उनमें से कोई संख्या उस संख्या को डिवाइड कर रही है, तो यानी कि वो संख्या उस संख्या के गुणनखंड में आ रही है ना। तो अपन लिख दिया कि P1 P2 एंड सो ऑन Pn में से कोई एक होगा। अब यदि P का अपन ने लिख दिया इनमें, तो अपन ऐसे लिखेंगे चूँकि, इसको हटाओ, चूँकि A को अपन ने क्या लिखा था ऊपर, देखो क्या माना था, ये चूँकि A बराबर P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, ये अतः P A को भी विभाजित करेगा, अतः P A को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि P भी तो वही है, A भी तो P1 P2 एंड सो ऑन Pn है भाई। P स्क्वायर A स्क्वायर तो ये रिया P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। और यदि A की वैल्यू देखें तो A P1 P2 P3 है। जब A स्क्वायर है, P जब A स्क्वायर को विभाजित करेगा और P1 P2 P3 एंड सो ऑन में से कोई एक संख्या है, जब ये A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो P है वो A को भी तो विभाजित करेगा। देखो उदाहरण के, अब ये तो प्रमेय हो गई अपनी पूरी, ठीक है, ये अपनी प्रमेय हो गई पूरी। ठीक है, अब मैं तुमको संख्यात्मक रूप में समझाऊंगा। ये तो क्या है, अपने संकेतात्मक रूप में है। जैसे तुम मान के चलो, यदि अगर अपन ने मान ली कोई संख्या 36 कोई संख्या है, इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, 6 गुणा 6, या और भी आगे कर लो कि 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में अपन ने इसको लिख दिया। ठीक है, अब ये इसके क्या हो गए, ये 36 संख्या है कोई, इसके ये अपने क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। और कौन से गुणनखंड हो गए, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में इसके लिख दिया। यानी कि ये तो अपना मान लो तुम A स्क्वायर है और ये अपना मान लो तुम P1 P2 है ना। P1 P2 वाली P1 है P2 है, ये है, इसमें 2 ही संख्या है, तो अपन इसको P1 P2 ले चलेंगे। और अगर दूसरी संख्या 36 के अलावा कोई लेते तो उसमें और ज़्यादा गुणनखंड आते, तो अपन P1 P2 P3 ले लेते। अब ये है, अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, यदि ये 36 को, इसके गुणनखंड ये रही है, ये इसमें से कोई भी एक संख्या मान लो अपन, जैसे मान लो 3 मान लो या 2 मान लो, यदि ये 3 है, 36 को यदि डिवाइड कर रही है,
कर रही है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और 36 क्या है, स्क्वायर है। यदि इसको अपन ये मान के चले कि ये ए स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है और ये 6 ए की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब यदि 36 के गुणनखंड ये इनमें से कोई सी संख्या ले लिया, 3 उठा ली या 2 उठा ली, 2 उठाओगे तो भी जाएगा 13 से कट जाएगा, और 3 उठा ली तो 12 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब यदि 36 को इसके कोई भी गुणनखंड विभाजित कर रहे हैं तो ये संख्या ए स्क्वायर की तरह है। तो ए संख्या अपने पास 6 होगी, तो 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 होंगे, तो इनमें से भी ये संख्या 3 भी तो इसको विभाजित करेगी, और ये ए की तरह काम कर रहा है, यानी कि 36 यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया। यानी कि अपन ऐसे लिख दें कि ए स्क्वायर अपॉन पी बराबर 36 बटे, इसमें से अपन ने 3 ले लिया, तो यदि ये अपने पास कर रही है विभाजित इसको, तो यदि ए अपॉन पी मान ली, क्योंकि ये 36 6 गुणा 6 होएगा, तो 6 अपॉन 3 ये 2। तो यदि कोई संख्या पी है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो संख्या पी ए को भी विभाजित करेगी। इसका कहने का मतलब इस प्रमेय का ये है, ठीक है। अब आप एक बार दोबारा करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन इस सवाल पे आते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या ये कंसेप्ट का यूज इसमें होगा, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन मान के चलेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि अपन ने इसका उल्टा मान लिया, विरोध में मान लिया इसका कॉन्ट्राडिक्शन कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसलिए √5 = p/q। भाई √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q में लिखा जा सकता है, नहीं, जहाँ q ≠ 0, q पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है और q 0 का मान 0 नहीं है। अब ये अपन को दो कैसी संख्या पूर्णांक प्राप्त हो गया अपन को p/q के रूप में, ठीक है। कि परिमेय संख्या की परिभाषा से कि परिमेय संख्या को p/q में लिखा जा सकता है, इसलिए अपन ने इसको ले लिया। √5 एक परिमेय संख्या है, माना है इसको, है ना, और इसको अपन ने p/q के रूप में लिख दिया। अब देखो इसमें ये दोनों पूर्णांक है तो इसमें कोई कॉमन तो होगा ही, उभयनिष्ठ। तो अपन इसको √5 को क्या लिखेंगे कि अब p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, कोई भी होगा तो p/q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित। भाई p/q कोई संख्या है तो p/q पूर्णांक है, तो इसमें दोनों में कोई ना कोई कॉमन गुणांक होगा, उभयनिष्ठ होगा, तो उसको अपन क्या करेंगे, हटा रहे हैं। या अपन ऐसे लिखते हो कि p/q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से p/q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, p/q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके दो संख्याएं a और b प्राप्त होती है जो कि सह अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब इसलिए √5 = a/b और HCF ऑफ a, b बराबर 1, यानी कहने का मतलब p/q के रूप में लिख दिया जो पूर्णांक था, लेकिन इनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो उसको अपन ने क्या है, विभाजित कर दिया, आपस में काट दिया। तो इससे अपन को कौन सी संख्याएं दो प्राप्त होगी, a और b प्राप्त हो गई। अब a और b ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं ऐसी संख्याओं का युग्म होता है, पेयर होता है, जिनका HCF 1 होता है। उनमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो अपन ने इसको लिख दिया, ये p/q में कोई उभयनिष्ठ
संख्याएं थी उनको अपन विभाजित कर दिया आपस में काट कूट के। a/b अपने पास दो संख्याएं आ गई जो कि सहभाज्य संख्याएं हैं। अब इन दोनों में कोई भी क्या है, कॉमन नहीं है। इन दोनों में जो p/q में अगर कॉमन था, इसके गुणनखंडों में दोनों काट के a/b लिख दिया। a/b में कोई कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन कौन सा होगा, सिर्फ एक होगा इनका HCF, जो कि इनका HCF है, तो a/b के रूप में लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो √5 = 1/b, तो अपन लिखेंगे √5b = a। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5b² a² 5b² a² आ गया। अब देखो, अब 5a² को विभाजित करता है तो यह a को भी विभाजित करेगा। ध्यान दो इस पर, 5a² को विभाजित करता है, ये 5 है, ये a² को विभाजित करता है, इसको नीचे ले जाएंगे तो यह a को भी विभाजित करेगा। अपन ने अब ये लाइन कहाँ से लिखी है, इससे लिखी है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, ये वाली प्रमेय मैंने अभी आपको बताई थी ना कि p एक अभाज्य संख्या, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगा। इसको अपन ने भी ये प्रूव किया था। तो ये जो लाइन अपन ने लिखी है ये इससे ली गई है, यानी कि ये समझेंगे तो ये समझ में आएगी। अब ये आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि यदि 5a² को विभाजित करता है तो यह a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि अपन ने प्रमेय पढ़ ली है। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया तो अपने पास एक नई संख्या हो जाएगी। अतः a = 5c ले लिया, यानी कि a को भी विभाजित करेगा तो a अपन ने 5 से लिया, यानी कि a/5 = c अपने पास आ गया। ठीक है, a/5c। अब इसका भी वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो अपने पास a² = 25c² आ गया। अब ये तो समीकरण 1 होगी और ये समीकरण 2 हो गई। अब देखो a² की वैल्यू, a² का मान 1 से 2 में रखने पर, 2 में रखो, 2 में रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से रखो, देखो 5b² = 25c²। ठीक है, 5 से काट दिया तो अपने पास b² = 5c²। अब देखो 5, वही वाली बात, 5 अगर b² को विभाजित कर रही है, लिखेंगे क्योंकि 5b² को विभाजित करता है तो यह b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5b² को विभाजित करता है तो b को विभाजित करेगा। यही इसी प्रमेय से ली हुई है लाइन, जैसे अपन ने ऊपर लिखी थी। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ पे तुमने एक बात समझी कि 5b² a² को विभाजित करता है तो ये a को भी विभाजित करेगा, और 5b² को विभाजित करता है तो ये b को भी विभाजित करेगा, यानी कि a और b के अपने पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आता है। 5 आता है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो कि पूर्व में मानी गई
कल्पना का विरोधाभास है कि ए और बी के एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि अपन ने पूर्व में माना था कि ए और बी ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 है, उनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब अपन करते गए तो अपन को ये पता लगा कि यार ए 5 को विभाजित कर रहा है और 5 ए को विभाजित कर रहा है और 5 बी को विभाजित कर रहा है। यानी कि ए और बी के 5 एक ऐसा फैक्टर होगा कॉमन दोनों में, और जबकि ऊपर अपन ने माना था कि नहीं है। तो ये इस बात का विरोधाभासी है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आता है, जो कि पूर्व में मानी गई कल्पना का विरोधाभासी है कि ए और बी के एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब अपनी बात गलत होगी ना। अब आगे लिखेंगे, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण मान्यता के कारण है कि क्या त्रुटिपूर्ण मान्यता के कारण है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण मान्यता के कारण है। भाई ये आया ऐसा कि 5 ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गए, जबकि ए और बी के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं थे, अपन ने पूर्व में देखा था। लेकिन आ गए तो ये गलती किस कारण हुई है? गलती इस कारण हुई है कि अपन ने क्या मान लिया, √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा है नहीं है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन लिख देंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अपन ने कैसे किया था आप देखते रहना वीडियो में, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरह। अपन ने क्या है कि शुरू में विरोधाभास ले लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, उसके बेस पर अपना क्वेश्चन हल करते गए और अपनों गलत फैक्ट प्राप्त हुए, और एंड में जाके अपने पास बिल्कुल विरोधाभासी रिजल्ट मिला है। और उसके कारण फिर हमने ये प्रूव किया है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या, और यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, अब इसी प्रकार का एग्जाम्पल में √2 वाला है, ऐसे √3 वाला कोई सा भी हो आ जाए तो आप कर लेना, ऐसे कैसे एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये दूसरा क्वेश्चन देखो इसका कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि सिद्ध कीजिए कि 3 + का √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करोगे तो अपन देखते हैं। अपन क्या करेंगे, वो ये माना 3 + का √2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। तो अपन इसको दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में लिख देंगे। अब ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये सवालों में अगर √2, √3, √5 का आता तो अपन P/Q के रूप में लिखते, फिर उनका कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके A/B में लिखते। अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे, तो इन्हें दो सहअभाज्य संख्या A तथा B के रूप में लिखने पर, तो देखो 3 + का
2√5 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, ये भी से अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका HCF क्या है, a, b का 1 है। ठीक है, लिख दिया साहब। अब देखो आगे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2√5 बराबर a/b - 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बराबर a माइनस का 3b/b, और √5 बराबर, दिस इम्प्लाइज √5 बराबर a माइनस का 3b/2b, ये आ गया अपने पास। अब देखो a और b पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है a और b, जिनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई भी नहीं है, सहअभाज्य संख्या के रूप में है। ठीक है, तो अब देखो a और b, चूँकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b क्या है, पूर्णांक है, तो a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये दोनों बराबर है, इट मीन्स, इसलिए √5b एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध भी किया है पहले। इसलिए 3 प्लस का 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर ये क्यों आया था, पूर्व में मानी गई मान्यता। ठीक है भाई, √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, परंतु यह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अब ये इसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर अपन लिखे तो इससे पहले, जो कि हमारी पूर्व में मानी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। भाई पूर्व में मानी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। भाई हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको ये √5 एक परिमेय संख्या क्यों प्राप्त हो रही है, ये इस वजह से हो रही है कि जो कि हमारी पूर्व में मानी गई त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि ये पूरी की पूरी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया कि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या, जो कि हमारी पूर्व में मानी गई त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। इसलिए 3 प्लस का √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि देखो अपरिमेय संख्या में किस संख्या का गुणा करेंगे तो भी वो अपरिमेय संख्या होगी, और उस अपरिमेय संख्या में यदि अगर अपन किसी का जोड़ेंगे, घटाएंगे कोई संख्या, तो भी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये अपने पास प्राप्त हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है, तो वही कंसेप्ट है, इसकी तरह यूज में लेंगे। इसमें पहला है 1/√2, इसको अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है, वो अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो अपन लिखेंगे 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 = a/b, जहाँ a, b सहअभाज्य संख्या है या पूर्णांक है। ठीक है, और इसके अलावा अपन इसको यूँ लिख सकते हैं कि a√2 बराबर b,
और √2 बराबर a/b अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब √2 बराबर a/b अपने पास आ गया। ठीक है, अब या तो इसको उसी प्रकार करो कि √2 a/b अपने पास आ गया, तो अपन को वही जैसे अपन ने √5 का किया था, ये √2 का बन गया। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि a और b पूर्णांक है, चूँकि a और b पूर्णांक है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, तो a/b परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये तो परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभास हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो हमने पूर्व में मानी थी, इस कारण प्राप्त हुआ है हमको। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अब देखो इसमें क्या है, एक तो अपन ऐसे लिया है, यदि अगर अपन इसको ऐसे भी ला सकते थे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या अपन ने मान ली, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 1/√2, इसको देखो नीचे से रूट हटाना पड़ता है। कोई भी संख्या अगर हर में अगर उसका रूट की संख्या में, तो उसका क्या है, अपन को क्या करना पड़ता है, परिमेयीकरण करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन। तो उसी संख्या से गुणा कर दो और उसी संख्या से भाग दो, तो यहाँ √2/2 आ जाता। अब √2/2 आ जाता तो इसको अपन a/b मान लेते, तो अपने पास अब प्राप्त हो जाता √2 = 2a/b। अब देखो a और b पूर्णांक है, इसका दूसरा बता रहा हूँ मैं यहाँ से सेकंड, कि यहाँ के बाद ये ऐसा नहीं आता, तो अपन ऐसे ले लेते इसको रेशनलाइजेशन के रूप में। ठीक है, तो ये 2/b। अब देखो a और b पूर्णांक है और b बराबर पूर्णांक। ठीक है, ये दोनों पूर्णांक है। अब पूर्णांक हैं ये दोनों, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का, ये दोनों पूर्णांक हो गए अपने पास। तो इसके अलावा ये जो 2a/b परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। अब ये जब अगर परिमेय संख्या होगी तो √2 अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है। अब वही आ जाएगा जो कि यह विरोधाभास। इसके बाद अपने पास, इसके बाद यही चीज़ आ जाएगी। देखो ये अपन लिख सकते हैं, जबकि √2 का परिमेय है, इसके बाद ये आ जाएगी। अतः यह विरोधाभास हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो हमने पूर्व में मानी थी कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट, आगे के सवाल भी करेंगे अपन।